हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार और आज हम स्टार्ट करने जाएंगे इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स का सिलेबस। और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैट्रिक्स, जो कि हमारा 12th क्लास का इंटरमीडिएट का, कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 3 है। हम मैट्रिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जेई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इस चैनल को बनाने का मकसद हमारा ये है कि यहाँ पर हम IIT जेई हो चाहे नीट हो, उनसे रिलेटेड जो नीट में हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछा जाता है उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे, और फिर हमारे पास जेई में जो ऐड हो जाता है अपने पास मैथमेटिक्स, उसका सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर टोटल जो भी स्टडी मटेरियल है सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले यदि कोई हम जानकारी लेना चाहें कि ये चैप्टर जो भी अपना है इसको बनाने का तात्पर्य क्या था, मतलब इसका मीनिंग क्या था। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। ठीक, इसको हम कहते हैं हिंदी में आव्यूह। इस मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? मैट्रिक्स का मीनिंग होता है जब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हों, एलिमेंट्स, और उनको हम किसी रो या कॉलम में पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज्ड कर दें। सपोज दैट हम किसी दुकान पर जाते हैं और हमको शूज परचेज करनी है, और ऐसे उसने अपने पास रैक लगा रखी है, मान लो रैक 1, ये रैक 2, ये रैक 3 और रैक 4 ये दिया हुआ है। इस रैक में मेरे पास ये वाला जूता चाहिए, मतलब ये वाला शूज़ मेरे को चाहिए। ये शूज़ जो रखा हुआ है इस रैक में, सेकंड रैक में 3rd नंबर पे अपने पास रखा हुआ है। और यदि वो सामने वाला बंदा भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है और हम भी मैथमेटिक्स वाले हैं, तो हम उससे ये कहेंगे कि सेकंड रो का 3rd नंबर का जो शूज़ है वो मेरे को उठा के दे दो, वो मेरे को चाहिए। ठीक, और यदि तुमको नहीं पता तो तुम क्या काम करोगे कि ऐसे सारा करते रहोगे, ये मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, वो ऐसा करते रहेगा, ये या फिर ये फिर ये, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हमारा क्या करता है, टाइम का अरेंजमेंट भी करता है, हमको जीवन लाइफ में कैसे जीना है, किस प्रकार हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चीज़ें सिखाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मीनिंग जो होता है हमारे पास, वो डेफिनेशन क्या कहती है, वो डेफिनेशन कहती है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। कॉलम एंड रो में एलिमेंट का अरेंजमेंट इज कॉल्ड, हमारे पास कहलाता है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। वह क्या कहलाता है हमारे पास? मैट्रिक्स कहला सकता है। दूसरी भाषा में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, द रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर अरेंजमेंट of elements is called मैट्रिक्स। तो यहां पर मैट्रिक्स को हमने रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ही क्यों कहा? अब जरूरी नहीं किसी दुकान वाले के पास कि जितनी रो उसने वैसे बना रखी है उतनी रो ऐसे बनाई हो सकता है उसने 3 रैक्स इस प्रकार रखी हुई थी ये बार हमारे पास, और जो ऐसे करके अरेंजमेंट था उसके पास ओनली 4 का था। तो ये मेरे पास 4 अरेंजमेंट है, इधर 4 अरेंजमेंट है, ये मान लिया सपोज दैट 5 हो गया, तो ज़रूरी नहीं स्क्वायर होगा। अब अपने पास क्या हो गया, इधर अपने पास 1 2 3 4 5 हमको क्या मिल रही हैं, ये लाइंस मिल रही हैं इस प्रकार हैं जो वर्टिकल दी हुई हैं। 4 लाइंस हमको किस प्रकार मिल रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल दिख रही हैं अपने को। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो भी अपने पास नंबर ऑफ लाइंस एंड रोज होती हैं उनको क्या कहते हैं? जो अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उसको हम कहेंगे रो, और जो अपने पास वर्टिकल लाइंस होंगी उनको हम कहेंगे कॉलम। और यदि ये अपने पास नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज डिफरेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ रोज मेरे पास 4 दी हुई है, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास 5 दी हुई है, 4 इज नॉट इक्वल टू 5, तो अपने पास इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, और यदि ये अपने पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए तब हम उस अरेंजमेंट को कहते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट। तो मतलब उस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास वो अरेंजमेंट किसका कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कहलाएगा। अब मैट्रिक्स तो हमने पढ़ लिया, मतलब मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी तो हमने जानकारी ले ली कि होता किस प्रकार का है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स किस प्रकार लिखे जाते हैं, नोटेशन क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। तो नोटेशन जो होता है मैट्रिक्स का, ये सिंबल कह सकते हो दूसरे शब्दों में इसको। नोटेशन तो हम हमेशा इसको कैपिटल लेटर से ही देंगे, और सिंबल जो होंगे हमारे पास या तो हम इस प्रकार लिखते हैं या इसको इस प्रकार लिखते हैं। और सपोज दैट मेरे पास लेट ए बी एनी मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यदि मैं ये बात यूज कर रहा हूं m क्रॉस n मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो यहां से एक नया वर्ड मिला हमको, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? वह होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। और वो किस प्रकार का अरेंजमेंट होगा? इस प्रकार, यहाँ पर लिखा मैंने A11, A12, A13, A14, फिर मैंने यहाँ पे लिखा A21, A22, A23, A324, फिर मैंने लिखा A31, A32, A33 एंड A34। तो यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है, इस अरेंजमेंट में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने दिए हुए हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास दिए हुए हैं यहाँ पर 4। और यदि मैं कहने लगूँ इस अरेंजमेंट में से मेरे को A23 चाहिए, A23 का मतलब क्या होगा? ये किसको बताता है? पहला नोटेशन हमेशा रो की संख्या को, ये हमेशा किसको बताएगा? कॉलम को। अगर मेरे को A23 चाहिए तो मैं किस रो में जाऊंगा? सेकंड रो में जाऊंगा और उसका थर्ड एलिमेंट उठाऊंगा, किसका? कॉलम का। तो A23 मेरे को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितनी रोज अपने पास दी हुई है? 3। ऑर्डर कितना दिया हुआ है? मतलब इसकी कॉलम की संख्या कितनी दी हुई है? 4। तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर बनेगा वो कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए वह कितना हो जाएगा अपने पास? 3 क्रॉस 4। अब बात करने लगे यदि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की प्रोडक्ट होती है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मिले हमको? 12। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये बात आपने नोट कर ली होगी। हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं और इस मैट्रिक्स से कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं इस थ्योरी के रिगार्डिंग जो हमने अभी डिस्कस की है। सपोज दैट ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 1 9, और मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ आपसे कि A13 एलिमेंट बताइए, A23 एलिमेंट बताइए, A22 एलिमेंट बताइए, कहाँ पर होंगे? तो यहाँ से क्या हमको प्राप्त हो रहा है? A13 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो अपने पास क्या है? ये दी हुई है, ये अपने पास सेकंड रो दी हुई है, ये अपने पास थर्ड रो दी हुई है। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो हमको कितना प्राप्त हो गया? 4। तो इसका आंसर अपने पास कितना मिला? इसका आंसर हमको प्राप्त हुआ 4। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि A23 बताइए। A23 का मतलब होगा सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो हम सेकंड रो में जाएंगे और उसका थर्ड एलिमेंट उठाएंगे जो हमको प्राप्त होगा 7। ठीक, फिर हम इसके बाद डिस्कशन करते हैं थर्ड सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट A22, तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट अपन को कितना प्राप्त हो गया? 6। तो इस प्रकार हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स के अंदर से किसी भी एलिमेंट को रैंडमली चूज कर सकते हैं यदि हमको पूछा जा रहा है कि Aij किस प्रकार प्राप्त करना होगा। अब एक वर्ड आया Aij, तो हम नोटेशन देते हैं एलिमेंट्स के लिए किसी मैट्रिक्स का, वो इस प्रकार लिखते हैं कि Aij, आई जहां पर बताता है नंबर ऑफ रो, कि किस रो की बात कर रहे हैं। जे हमको बताएगा नंबर ऑफ कॉलम, किस कॉलम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई एंड जे क्या हो गया? एक प्रकार का नोटेशन हो गया इसके एलिमेंट्स के लिए अपने पास। ठीक, तो हम ये आपने नोट कर लिया होगा। एक बात और देखते हैं इधर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि मेरे पास 13 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। वी हैव 13 एलिमेंट्स, और हमसे पूछा जा रहा है कि 13 एलिमेंट से कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे जनरली अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट से मेरे को एक मैट्रिक्स बनाना है, अब उस मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे? मैट्रिक्स में क्या होता है? अपने पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट क्या होते हैं? संख्या क्या होती है नंबर ऑफ एलिमेंट की? वो डेफिनेशन पे आते हैं। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास होता है नंबर ऑफ रोज एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती है इसके अकॉर्डिंगली, अगर मैं 1 रो लूंगा तो यहाँ पे कितना कॉलम लेने पड़ेगा हमको? 6, तो 1 क्रॉस 6 ऑर्डर हो सकता है एक। दूसरा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर हो सकता है एक।
अगर 1×3 6 लिखा है तो 6×1 भी हो सकता है, मतलब 1 उसके अंदर रो दी हो और 6 अपने पास क्या दिया हो, कॉलम दिया हो। ऐसे 6 अपने पास रो दी हो या 1 अपने पास कॉलम दिया हो। 2×3 हो सकता है, तो इसके पास 3×2 भी हो सकता है। क्या इससे अलग कोई और ऑर्डर पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी इससे अलग ऑर्डर पॉसिबल होगा उसकी प्रोडक्ट ऑलवेज कितनी आनी चाहिए, 6। तो 6 अपने पास प्रोडक्ट दो ही केस में आ सकती है, 1×6 या 3×6 या 2×6 या 6×1। तो ओनली हमारे पास 4 टाइप्स के मैट्रिक्स प्राप्त किए सकते हैं इस ऑर्डर के लिए। तो आपसे मैं ये क्वेश्चन कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 दिए हैं, तो हमको कितने मैट्रिक्स प्राप्त हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। तो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स की यदि हम बात करें, इसके लिए हम 13 को ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो 13 सिर्फ और सिर्फ 1,13 एंड 13,1 में ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यही दो एलिमेंट है। क्योंकि 13 अपने पास प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर जो अपने पास दिया हुआ है, इस प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है ये किसी का भी मल्टीपल अपने साथ है नहीं। जब कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं होता तो उसका मल्टीपल 1 हमेशा होता है। तो इसको क्या ले सकते हैं, 13 × 1 × 1 × 13। तो हमको यहाँ से ओनली 2 मैट्रिक्स प्राप्त किया जा सकते हैं, और जिन मैट्रिक्स में अपने पास जो भी ऑर्डर होगा, एक ऑर्डर पॉसिबल ये हो सकता है, सेकंड ऑर्डर पॉसिबल ये हो सकता है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था हमारा ओनली था वो डिस्कशन ऑफ मैट्रिसेस। कल से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज नंबर 1 है 3.1 के क्वेश्चंस, और हम सारी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपने चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने भी साथी जो भी इंटरमीडिएट में हैं या इंटरमीडिएट के साथ जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये शेयर कर दें, जिससे वो भी इस प्रिपरेशन का आनंद उठा सकें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।